तो नर जनन तंत्र से समाप्त हो गया है, तो उससे कुछ क्वेश्चन भी हो जाए, कुछ प्रश्न हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट की दृष्टि से और इंटर की दृष्टि से भी। ठीक, अब देखिए नर जनन तंत्र पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे और इसमें 5 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, तब अपने से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। ठीक, उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में होता है वह है। ठीक, कहने का देखो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, प्रश्न ये कह रहा है उदर गुहा के बाहर वृषण कहाँ स्थित होता है। पहले प्रश्न को समझो, जो वृषण होता है ये कहाँ स्थित होता है, तो वृषण जो होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। इसको बता दिए थे स्थिति इसकी। वृषण कहाँ पे स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण स्थित होता है। अब ये तो हमको पता है उदर गुहा के बाहर वृषण स्थित होता है, लेकिन जिस थैली में वृषण स्थित होता है, ठीक, देखिए एक संरचना देखिएगा, ये है उदर गुहा, ठीक, पेट है। ठीक, उदर गुहा के बाहर यानी कि इस पूरे शरीर उदर गुहा के बाहर, इसके बाहर जहां पर वृषण स्थित होता है, देखिए जहां पर वृषण स्थित होता है, वृषण कहाँ पर होता है, उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर वृषण जहां पर स्थित होता है उस थैली को क्या कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं उस थैली को क्या कहा जाता है। तो उस थैली को कहते हैं, थैली में स्थित होता है उस थैली को क्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए पहला कौन सा ऑप्शन है, यानी कि कुल मिला के ये प्रश्न है वृषण जिस थैली में होता है उस थैली का नाम क्या है। ठीक, तो वृषण जो होता है, वृषण की संरचना हो गई, ऐसे बनाए थे, यहाँ पे एक संरचना बनाए थे याद हो तो। ठीक, ये अंदर वाला भाग वृषण था, इसके अंदर क्या थी, शुक्रजनक नलिका थी। ठीक, अब यहाँ से एक ऊतक जुड़ा था जिसे क्या कहते हैं, गुबर्निक्यूलम ऊतक। वो गुबर्निक्यूलम ऊतक वृषण को किससे जोड़ता है, तो वृषण इसमें देखते हैं। पहला क्या है, उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में स्थित होता है वह थैली है। तो पहला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये तो नहीं होगा क्योंकि वृषण में ट्यूनिका एल्बुजिनिया नहीं है। वक्षण नहार वृषण में होगा नहीं करता। अब देखिए अधिवृषण तो वृषण के ऊपर होता है ना, वृषण के ऊपर क्या होता है, अधिवृषण होता है। अब बचा क्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वृषण कोश। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, वृषण कोश। ठीक, तो इसका कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही था। ठीक, वृषण कोश का कार्य क्या है। ठीक, हमको पता है वृषण में जो वृषण होता है वो वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश क्या कार्य करता है, शरीर में क्या इसकी आवश्यकता होती है। पहला है वृषण का तापमान, दूसरा है शरीर का तापमान, तीसरा है वृद्धि हार्मोन का स्तर, चौथा है नर हार्मोन का स्तर। अच्छा, ये जो स्तर का ऑप्शन दिया है इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, जैसे वृद्धि हार्मोन्स का कंट्रोल करना या फिर नर हार्मोन्स के स्तर को कंट्रोल करना। तो ऐसा कुछ था नहीं जब वृषण पढ़ रहे थे हम लोग कि उसमें कंट्रोल का कोई बात नहीं हो। ठीक, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। होगा कौन सा, वृषण कोश का कार्य शरीर का तापमान। इससे कोई मतलब होता नहीं है वृषण का शरीर के तापमान से, क्योंकि वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है। तो किसका, वृषण का तापमान नियंत्रित करने के लिए, किसका, वृषण का तापमान नियंत्रित करने के लिए वृषण कोश कार्य करता है। ठीक, अब देखो ये रटने वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक, रटने वाला क्वेश्चन क्या है, वृषण की लंबाई और चौड़ाई लगभग कितनी होती है। तो रटने वाला क्वेश्चन ये है, ये इसका ऑप्शन ए ही सही है, 4 से 5 सेंटीमीटर तथा 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए वृषण कक्ष मानव में कितने होते हैं, मानव में वृषण कक्ष की संख्या कितनी होती है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, मानव में वृषण कक्ष की संख्या 250 होती है। देखिए ये मानव है, मानव का वृषण है। ठीक, इस वृषण में वृषणीय पालिका या वृषणीय कक्ष की संख्या कितनी होती है, तो ये जो संरचना बन रही है, ये वाली संरचना, इसे क्या कहते हैं, वृषण कक्ष। इसी तरीके से लगभग कितनी रहती है, ये 250। ठीक, तो चौथे का ए ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वृषण पालिका में होते हैं, वृषण पालिका ये क्या है, इसे वृषण कक्ष वृषण पालिका कहते हैं। ठीक, दोनों एक ही है। इस
वृषण पालिका में होता है। तो वृषण पालिका के अंदर क्या होता है, हम पहले बताए थे कितनी क्या होता है, शुक्रजनक नलिका होती है। अब यहाँ पे सभी ऑप्शन में शुक्रजनक नलिका दे रखा है, तो कितनी संख्या दे रखा है, 3 से 5 शुक्रजनक नलिका, 5 से 7 शुक्रजनक नलिका, 2 से 6 शुक्रजनक नलिका और 1 से 3 शुक्रजनक नलिका। तो इसका आंसर आप अपने से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको बताएंगे। पहले आप बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक, चलिए देखिए अगला छठवां क्वेश्चन, छठवां प्रश्न देखिए क्या है। तो पांचवें का आंसर बता दिए फटाफट लोग, कुछ लोग बता दिए कुछ लोग नहीं बताए हैं। तो देखिए लोग बता दीजिए, पांचवें का आंसर होगा 1 से 3 शुक्रजनक नलिका, जो ऑप्शन डी वाला शायद सही था ना, जहाँ पे 1 से 3 शुक्रजनक नलिका हो वही वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, मानव वृषण में उपस्थित कक्ष की संख्या, कक्ष कहलाते हैं, सॉरी मानव वृषण में उपस्थित कक्ष कहलाते हैं। जो मानव वृषण होता है, जो मनुष्य का वृषण इससे होता है, इस वृषण में जो कक्ष होते हैं इसे क्या कहते हैं। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, मानव वृषण में उपस्थित कक्ष क्या कहलाते हैं, पहला ही ऑप्शन सही है, कौन सा, वृषण पालिका ना, इसे ही वृषण पालिका कहते हैं। ठीक, बाकी शुक्रजनक नलिका तो ये होती है अंदर की, और सर्टोली कोशिका और अंतराली कोशिका ये तो शुक्रजनक नलिका के अंदर होती हैं। ठीक, अगला कौन सा, शुक्रजनक नलिकाओं की अंतःपालिका में होता है। ठीक, देखिए ये क्या है, फिर से बना रहे हैं, जब हम यहाँ पे वृषण को निकाली, जो वृषण पालिका को निकाले, तो वृषण पालिका के अंदर क्या थी, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका थी, हम लोग ये वाली संरचना पढ़ चुके थे। ठीक, अब पूछ रखा है इसमें शुक्रजनक नलिकाओं की अंतःपालिका में होता है। तो शुक्रजनक नलिका में क्या क्या होता है, तो नर जनन कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका भी होती है और लीडिंग कोशिका होती है, लेकिन यहाँ पे अंतःपाली पूछा है ना, तो लीडिंग कोशिका बाह्यपाली में होती है, यहाँ बनाए थे। बाह्यपाली में क्या होता है, लीडिंग कोशिका, अंतःपाली में क्या होता है, नर जनन कोशिका व फिर सर्टोली कोशिका दोनों होती है। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब जर्मिनल एपिथेलियम शुक्र जनन नलिकाओं की भित्ति होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, देखो शुक्रजनक नलिका ये है, इसकी भित्ति जो दीवार होती है किससे बनती है, त्रिस्तरीय से, द्विस्तरीय से, एक स्तरीय से स्थानों पर टूटी हुई। तो इसको अस्तर कहीं देख रही है, टूटी हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो टूटी हुई होगी नहीं, एक स्तरीय होगी। कितने स्तर हैं, एक दिख रहा है तो एक स्तरीय होगा। ठीक, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो हम बता दिए थे, दो कोशिकाएं होती है, एक सर्टोली और एक जनन कोशिका। सर्टोली कोशिका, जो जनन कोशिका होती है क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, तो लीडिंग कोशिकाएं होगी नहीं। लीडिंग का मतलब होता है कौन सी कोशिका, अंतराली कोशिका। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है, लीडिंग या फिर अंतराली। लीडिंग इंग्लिश शब्द है, अंतराली हिंदी है। ठीक, ऑक्सीटिक कोशिका ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, सर्टोली कोशिका, ये क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक, शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है, जो शुक्रजनक नलिका होती है उसका बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये बाहरी पाली थी, बाहरी पाली, बाहरी क्षेत्र कुछ भी कह लीजिए, ये था, तो क्या कहलाएगा ये, वो क्या कहलाता, अंतराली अवकाश। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, 10 क्वेश्चन हम आपको आज बता दिए, अब हम लोग हो सकेगा तो 10 और क्वेश्चन, लगभग 10 से 5 क्वेश्चन और बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक, यानी कि ये भी पार्ट वाइज 2 पार्ट में नर जनन तंत्र का जी एमसीक्यू समाप्त हो जाएगा। एमसीक्यू जी को जरूर पढ़िएगा, और एमसीक्यू पढ़ने से पहले जो नोट्स बनवाए हैं उस नोट्स को पढ़िएगा, तब जाके एमसीक्यू समझ में आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा खुलती है। क्या है, वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा खुलती हैं। तो कहाँ पर खुलती हैं, जो वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं वो शुक्रवाहिकाओं के द्वारा कहाँ पर खुलती हैं। तो आंसर कौन सा होगा उसका, वृषण जालिका। किस में खुलती है, वृषण जालिका में खुलती है। ठीक, क्योंकि शुक्रवाहक में खुलेगी नहीं। ठीक, शुक्रवाहक में खुलेगी नहीं, इसमें खुलेगी वो वृषण जालिका में। ठीक, अब देखिए कैसे ये होता है, ऐसे क्या होता है, वृषण। ठीक,
अब ये सभी क्या होते हैं, शुक्रजनक नलिका। ये वृषण है, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, वृषण है, इसके अंदर क्या है, शुक्रजनक नलिका। ये शुक्रजनक नलिका शुक्रवाहिकाओं के द्वारा कहाँ पर खुलती है, तो ये जब सभी निकलेगी यहाँ से तो इकट्ठा होगी तो कहाँ पर खुलेगी, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, वृषण जालिका। ठीक। तो अगला, निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं का सही पथ दर्शाता है, तो देखिए शुक्राणुओं का सही पथ कौन सा दर्शाता है, तो जो पहले कहा गया वृषण जालिका में, इसी का आंसर है। उसके बाद कहाँ जाएगा, वो शुक्रवाहिका में जाएगा। ठीक। उसके बाद कहाँ निकला था, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से कहाँ पे निकला था, शुक्रवाहिका से निकला था अधिवृषण के कैपुट भाग में, यानी कि अधिवृषण में। ठीक। उसके बाद कहाँ गया था, शुक्रवाहिका, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है, इसका दूसरा सही है, इसका पहला सही है। अब देखिए क्या है प्रश्न, गलत युग्म को चुनिए, इसमें से कौन सा गलत युग्म है, ये लीडिंग लिखा है। ठीक। यानी कि लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो वृषण हार्मोन स्रावित करती हैं, बिल्कुल सही। लीडिंग कोशिकाएं वृषण हार्मोन स्रावित करती हैं, जिसका नाम क्या होता है, कौन से वृषण हार्मोन को स्रावित करती हैं, एक वृषण हार्मोन स्रावित करती हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन ना। अब देखो शुक्रवाहिका, ये क्या लिखा है, शुक्रवाहिका और अधिवृषण सहायक नलिकाएं हैं, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए शुक्रवाहिका और अधिवृषण एक प्रकार की सहायक नलिका है, अभी यहाँ देख लिए थे। अब क्या है, अधिवृषण मूत्राशय के ऊपर घुमावदार परिपथ होता है, अधिवृषण जो होता है, हाँ ये भी सही है। ठीक। अब अगला क्या है, लास्ट वाला, स्खलन नलिकाएं शुक्रवाहिकाएं और शुक्राशय, ये गलत है, इसका निर्माण होता है। ठीक। यानी कि यही वाला सही है, यही वाला ऑप्शन सही है, 13 का डी वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन, नर में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथि, इधर लिखे हैं, इधर बोर्ड खाली नहीं है, इधर देखिए, नर में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथि कौन को पहचानिए, तो कौन कौन सी सहायक ग्रंथि हैं जो नर में पाई जाती हैं, शुक्रासन में भी शुक्रासन भी पाया जाता है, प्रोस्टेट भी पाया जाता है, वल्गोयूरेथ्रा पाया जाता है, यानी कि ये सभी, डी वाला इसका ऑप्शन सही है। अब अगला, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से होना चाहिए, तो जो वृषण का तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होगा बी वाला। ठीक। देखिए ये सभी पूरे के पूरे समाप्त हुए क्या, नर जनन तंत्र के एमसीक्यू। ठीक। अब पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र का एमसीक्यू, तो पहले मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद इसको एमसीक्यू को पढ़ाएंगे। ठीक। ये पूरा नर जनन तंत्र हो गया। अब पहले नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे, तब ये एमसीक्यू हमको समझ में आएगा। ठीक।